हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इसका जो सिलेबस रहेगा वो UPSC प्लस MPPSC इन दोनों का रहेगा और हम प्री और मेंस दोनों को इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी देखो हिंदी में इसको कहा जाता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था इसके अंतर्गत देखो क्या है, राज मतलब क्या है। राज का अर्थ है यहाँ पर राज्य और व्यवस्था यानी कि राज्य को चलाना कैसे है। अब ये व्यवस्था हमारे दी कहाँ रहती है, ये सब कुछ दिया हुआ है हमारे संविधान में। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक्चुअली में पढ़ाई किसी चीज़ की कर रहे हैं तो हमें करना पड़ता है हमारे संविधान के बारे में। ओके, तो इसको समझने से पहले कि संविधान क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, इसके पहले हमारा फोकस अभी शब्द पे पहले होना चाहिए कि राज्य बेसिकली क्या होता है। देखिए पॉलिटी में जब कभी भी ये शब्द यूज किया जाएगा राज्य, इससे आप कभी भी ये नहीं लेंगे कि राज्य अर्थात किसी MP, UP या किसी प्रांत इस तरह का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बल्कि राज्य का संदर्भ यहाँ अलग ही है और वो हमें समझना है कि एक्चुअली में किसको यहाँ पर राज्य कहा जाता है। तो पहले हम इसको समझेंगे। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा विचार है, बहुत सारे दार्शनिक हुए इसमें जिनका कहना है कि ऐतिहासिक कालक्रम में जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उस तरह से राज्य अस्तित्व में आया। या इसको कहेंगे स्टेट। तो पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर स्टेट का मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है जो हम नॉर्मली या आमतौर पर जो समझते हैं, बल्कि यहाँ पर स्टेट का मतलब कुछ और है। वो क्या है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे दार्शनिकों का बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं कि किस तरह से आया, कि राज्य पहले क्या था अभी क्या है। देखो उस सब पे हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि GS के लेवल पर ये सब चीज़ें समझना इतना ज़रूरी नहीं है। एक मोटा मोटा अनुमान अगर हमारे पास हो कि बेसिकली राज्य किसको कहा जाता है तो वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो शुरुआत में क्या रहा होगा, जब बंदर से मनुष्य आदमी बना तो अकेले अकेले लोग घूमते होंगे, बहुत सारी असुरक्षाएं उसके साथ में रही होगी। इसके बाद क्या हुआ होगा कि लोगों ने अपनी सुविधा के लिए और अपनी असुरक्षाओं से बचने के लिए परिवार बनाया होगा। तो इस तरह से कई सारे परिवार बने होंगे। तो बहुत सारे परिवार जब बन गए होंगे फिर एक दूसरे पर डिपेंड होते गए होंगे। तो इस तरह से इनके बीच की जो पारस्परिक निर्भरताएं हैं वो बढ़ती गई होंगी, सुविधाएं भी होती हैं। जैसे परिवार में अगर हम देखें, परिवार हमने क्यों बनाया होगा, किसी भी व्यक्ति ने परिवार क्यों बनाया होगा, आज भी कह सकते हैं कि भाई परिवार बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमको नहीं करना पड़ते, कोई और हमारे परिवार में होता है वो कर देता है। बात समझ में आनी होगी अभी। तो इसीलिए लोग क्या है परिवार में रहना पसंद करते हैं। तो लोगों ने पहले परिवार बनाया होगा, बहुत सारी सुरक्षाएं भी रहती हैं परिवार के होने से। जैसे आप पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपको बाकी सारे काम नहीं करने, अभी आपको पैसे कहाँ से आते हैं, परिवार से। तो ये सारी सुरक्षित कौन दे रहा है, परिवार। इसका अर्थ ये हुआ कि परिवार में रहने के लिए तो ये व्यक्ति ने एक सामाजिक संस्था बनाई जिसको हम परिवार कह रहे हैं। तो ये पहले परिवार बना होगा, पहले कुछ लोग छोड़े होंगे, कुछ परिवार बन गया होगा। उसके बाद धीमे धीमे जब बहुत सारे परिवार हो गए होंगे तो जब इनके बीच में भी एक संबंध बनने लगा होगा, उसके बाद बहुत सारे परिवारों ने मिलके फिर समाज को बनाया, तब बना समाज। अब जैसे आज भी आप देख सकते हैं कि गाँव वगैरह में, ग्रामीण क्षेत्रों में
समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं इसको कि वहाँ पर अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो तत्पर लोग खड़े हुए हैं। जैसे मान लो कोई परिवार है वो सक्षम नहीं है, तो सब दूसरे परिवार में जो लोग हैं वो क्या है उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। ऐसे बाकी के साथ भी कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा कार्यक्रम होने वाला है तो उसमें भी लोग शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं, है ना। तो इससे क्या है एक समाज का निर्माण होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में जब अंतर संबंध मिलते हैं तब एक समाज बनता है। अब वो समाज तो बना, अब समाज में क्या है कि बहुत तरह के लोग हैं, कई तरह के लोग हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ताकतवर हैं और जो दुर्बल या कमजोर लोग हैं उनको वो दबाते हैं, यानी कि उनके साथ क्या होता है, उनके साथ अन्याय होता है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपराध भी करते हैं, अपराध, हिंसा, अत्याचार। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, लोगों का जो सहज जीवन है, सहज जीवन को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, सहज जीवन को नुकसान पहुंचाएंगे। अब हर आदमी अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकता है, कुछ उसको कुछ और काम भी करने हैं अपने परिवार के, तो ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे वो किसी चीज़ पर खड़ा रहे। तो इसके लिए क्या किया गया, जब ये सब चीज़ें हैं तो इसको रोकना है। इस तरह के लोगों को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जिस संस्था को बनाया कि समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी रक्षा कौन करेगा, उनके साथ में न्याय कौन करेगा, और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह का अपराध और हिंसा में संलिप्त हैं उनको दंडित कौन करेगा। तो ये सारे काम हमने सौंप दिए किसको, राज्य को। तो इस तरह से समाज ने राज्य को जन्म दिया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले व्यक्ति से परिवार और परिवारों से समाज, और समाज ने जन्म दिया राज्य को। किस लिए दिया राज्य को जन्म, ताकि ये न्याय स्थापित कर सके, ताकि ये अपराधों को रोके, अपराधों को रोके। इसके अलावा ये क्या करेगा, राज्य कुछ ऐसे कानून और नियम बनाएगा जो सभी के लिए क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो सभी उसके दायरे में आते हैं, सब उसके दायरे में आएंगे तो क्या होगा, सभी के लिए एक जैसे नियम कानून, यानी क्या होगा, एक व्यवस्था बनेगी इससे, और समाज का संचालन उचित तरीके से हो पाएगा। तो ये लक्ष्य रहा होगा। तो ये अनुमान ही है कि पहले क्या था, राज्य किस तरह से बना होगा, तो ये अनुमान ही लगाया जा सकता है। बहुत सारे विचार में लगाया भी है, तो कुछ का कुछ कहना है, किसी कुछ अलग कहना है। तो बेसिकली अपन ये समझ सकते हैं कि ये क्रम में राज्य कभी अस्तित्व में आया होगा। अब हमें एक बात और भी पता है कि राज्य चूँकि बहुत पुरानी संस्था है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे दार्शनिक, उनका ये मानना है कि राज्य किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में कहीं ना कहीं रहा ही है। ये ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ है। हालांकि ये बात अलग है कि इसके रूप बदलते रहते हैं। अब आप देखें कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है वो यूनेस्को के हिसाब से दुनिया की पहली किताब मानी जाती है, पहली पुस्तक है दुनिया की। इसमें भी एक राजनीतिक संरचना के बारे में, राज्य के बारे में बताया गया है इसमें भी। इसका अर्थ तो ये कि राज्य बहुत पुरानी संस्था है, अति प्राचीन संस्था है, और इसका जो अस्तित्व है वो किसी न किसी काल में कभी न कभी रहा ही है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि राज्य का जन्म कैसे हुआ होगा। इसका अर्थ यहाँ से परिभाषा हम लगाएं क्या है कि जो राज्य है वो किसी समाज की क्या है, एक राजनीतिक संरचना का नाम है। एक राजनीतिक संरचना है जिसका काम क्या है,
अपने जो लोग हैं जिनके लिए राज्य बनाया गया है उनको न्याय देना, उनके जीवन को सुखी समृद्ध बनाना, उनको सुरक्षा प्रदान करना और ऐसे कानून और नियम लागू करना, ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिससे कि समाज का एक सहज संचालन हो सके। तो ये राज्य का एक थोड़ा सा अनुमान आपको हो गया होगा कि बेसिकली राज्य है क्या। अब इसमें हम आगे सुनते हैं कि राज्य के अंग कौन कौन से हैं या किन चीजों से मिलकर राज्य बनता है। तो ये समझना भी हमारे लिए जरूरी है कि किन चीजों से मिलकर राज्य बनता है। हम देखेंगे राज्य के तत्व। राज्य के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। एलिमेंट्स कभी कभी इसको कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टेट। किन चीजों से मिलकर एक राज्य बना हुआ है, या मैं ये कहूँ बहुत सरल शब्दों में कहा जाए कि किसको हम राज्य कहेंगे, क्या चीज उसमें होनी चाहिए जिसको हम कहेंगे कि ये राज्य है। क्योंकि देखो राजनीतिक संरचनाएं तो बहुत होती हैं, सबको हम राज्य नहीं कह सकते हैं। तो किन चीज़ों को कहा जाए, किन चीज़ों से कोई चीज़ राज्य कहलाती है, या मैं ये कहूँ कि राज्य बनने की शर्त क्या है। ठीक है, तो पहला है इसमें पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी कि जनता या जनसंख्या। दूसरा है इसमें टेरिटरी यानी कि भूभाग। तीसरा है इसमें गवर्नमेंट यानी कि सरकार। और चौथा है सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। कभी कभी इसको प्रभु सत्ता भी कह दिया जाता है। देखो सबसे पहले है पॉपुलेशन। अब ये बात तो क्या है कि लोगों ने मिलकर क्या बनाया, परिवार। परिवार से समाज। तो एक बात तो स्पष्ट है कि राज्य में किसके लिए है, लोगों के लिए। तो बिना लोगों के राज्य बन नहीं सकता। क्योंकि जब सारे ही संगठन राज्य से बने हुए हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जो राज्य है वो भी किसके लिए, लोगों के लिए। तो बिना लोगों के तो राज्य बने ही नहीं पाएगा, तो लोग तो उसमें होंगे। तो क्या राज्य के लिए ये जरूरी है कि कितनी जनसंख्या उसकी होनी चाहिए, कितने लोग उसके लिए होने चाहिए उसमें, तब हम उसको राज्य कहेंगे? नहीं। लोगों की जो संख्या है वो कोई निश्चित नहीं है। आप देख भी सकते हैं क्या देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि किसी देश की जनसंख्या लाखों में है, किसी देश की जनसंख्या तो लाखों में है, और भारत और चीन की जनसंख्या 1.5 अरब के आसपास है। इसका ये हुआ कि लोगों की कोई संख्या ऐसी निश्चित नहीं होती है, राज्य हम किसको कहेंगे। इसके अलावा लोग जो हो सकते हैं वो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के, भिन्न भिन्न भाषाओं बोलने वाले, भिन्न भिन्न जातियों के, धर्मों के लोग हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी राज्य में एक संस्कृति को मानने वाले लोग रहें, या एक भाषा को बोलने वाले लोग रहें, या एक धर्म को मानने वाले लोग रहें, या एक जाति को मानने वाले लोग रहें। ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है। शर्त ये रहती है कि जो भी लोग हैं, चाहे उनकी संस्कृति एक हो या अलग अलग हो, उनकी भाषा कैसी भी हो, पर शर्त ये है कि सभी की जो निष्ठा है, निष्ठा जो एलिजियंस है, वो एक राज्य के प्रति होनी चाहिए। सब रहे हैं, बस शर्त केवल ये होती है, वो अपने राज्य के प्रति होना चाहिए। अगर वो नहीं है
तो हम उसको फिर देशद्रोह की कैटेगरी में उसको डाल देंगे। यदि वो राज्य के विमुख होकर कोई काम कर रहा है तो हम उसको देशद्रोह की या राजद्रोह की केस में इसको हम करवा सकते हैं। बस तो यहाँ पर जनसंख्या का ऐसा है कि कोई संख्या निश्चित नहीं होती है, जनसंख्या कुछ भी हो सकती है, लाखों में से लेके अरबों में हो सकती है, और अरब है, और लोगों की संस्कृति, भाषाएं और धर्म जाति कुछ भी हो सकता है अलग अलग। बस शब्द ये है कि निष्ठा है कोई राज्य की होती है जिसमें वो रह रहे हैं। टेरिटरी, अब जनसंख्या अगर है तो वो कहीं तो रहेगी, तो उसके लिए चाहिए भूभाग। तो ये भी एक आवश्यक अंग है या आवश्यक तत्व है राज्य का, बिना इसके भी राज्य नहीं हो सकता है। तो क्या कोई भूभाग निश्चित है? तो भूभाग कोई भी निश्चित नहीं है कि इतना भूभाग एक राज्य के लिए होना चाहिए। ये भी लोगों की तरह, जनसंख्या की तरह कोई निश्चित नहीं है कि ये भूभाग कितना होना चाहिए, तो कोई भी शर्त नहीं है। जैसे रशिया है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, भारत 7 नंबर का देश है, कई देश में ऐसे हैं जो नक्शे पर दिखते भी नहीं है। इसका देश के लिए या राज्य को बनने के लिए कोई भूभाग निश्चित नहीं है कि इतना भूभाग होना चाहिए। और इसमें ये जरूर है कि एक भूभाग पर 2 राज्य नहीं हो सकते। राज्य के लिए भूभाग का होना जरूरी है, लेकिन एक भूभाग एक राज्य में ही हो सकता है, या एक राज्य का अधिकार एक भूभाग पर, या एक भूभाग पर एक राज्य का अधिकार ही हो सकता है। एक भूभाग पर 2 राज्यों का अधिकार नहीं हो सकता। इसमें 2 राज्यों का अधिकार नहीं होगा या हो सकता। और यदि ऐसा हुआ इन केस, जैसे कि अगर हम देखें भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, ये जो हमारा ऊपर वाला एरिया है, अब इतने वाले हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो अभी तो वो पाकिस्तान के हिस्से में ही आ रहा है, उसका कब्जा है, तो हम क्या कहते हैं कि अवैध है कब्जा, क्योंकि इस पर हमारा अधिकार है, तो हमारा अधिकार तो अवैध है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस एरिया में पाकिस्तान में कब्जा है अवैध है, क्योंकि एक एरिया में दोनों का हिस्सा नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि हमने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, इसलिए ये आपका कब्जा है, ये अवैध है, क्योंकि ये जो भूभाग है वो भारत राज्य का है, न कि पाकिस्तान का। तो एक भूभाग पर 2 राज्यों का अधिकार नहीं हो सकता, ये बात समझेंगे। वैसे भी जैसे कोई देश है और उसका कब्जा किसी और क्षेत्र पर हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो राज्य है वो गुलाम हो गई दूसरे की, या उसकी कॉलोनी मिली, या उसका साम्राज्य हो चुका है, तो फिर उस केस में उसको राज्य नहीं माना जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि एक भूभाग पर एक राज्य का ही अधिकार होगा। अगर उसका 2 राज्यों का अधिकार है, इसका मतलब वहाँ पर एक ही राज्य होगा जो पावरफुल है। जो दूसरा जिसको आप समझ रहे हैं वो एक्चुअली उसका गुलाम ही हो सकता है, मतलब बाकी कोई संभावना इस बात की नहीं है। सरकार, उस सरकार को देखो सिंपल है, हमने जिस चीज़ के लिए राज्य को बनाया वो क्या पर्पस था? लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को न्याय देना, शांति व्यवस्था बना के रखना, कानून व्यवस्था बना के रखना। ये सब काम करेगा कौन? ये सब काम करेगा ये हमारी गवर्नमेंट या सरकार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सरकार होती है वो राज्य की शक्तियों का उपयोग करती है। जो राज्य को शक्तियाँ दी गई हैं उनका उपयोग कौन करेगा? सरकार करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार जो होती है वो राज्य की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। इसलिए कई बार सरकार और राज्य को एक ही समझा जाता है, क्योंकि राज्य हमें दिखता नहीं है, दिखता तो सरकार ही है। तो राज्य की शक्तियों का उपयोग कौन करती है? सरकार। और राज्य की जो भी सेवाएं होती हैं उनको कौन देता है? उनको सरकार। राज्य की वित्तीय व्यवस्था, राज्य के विदेश संबंध कि किस देश के साथ में किस तरह के संबंध हमको रखने हैं, तो वो सब कुछ कौन देखता है? सरकार देखती है हमारी, या किसी भी सरकार नहीं देखती है। सुरक्षा करना, कमजोर लोगों के लिए कोई नीति बनानी है तो वो सरकार, तो सारे काम राज्य की कौन करता है? सरकार ही करती है। तो बेसिकली बात ये है कि सरकार जो है वो राज्य की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।
अब बात आती है अपनी संप्रभुता। ये क्या है? संप्रभुता का मतलब क्या है कि जो राज्य किसी भूभाग पर है, उसके लोग हैं और उसकी सरकार है, तो निर्णय कौन करेगा? मैंने आपको कहा व्यावहारिक शक्ति का इस्तेमाल कौन करता है? सरकार। तो सरकार अपने लोगों के लिए अपने भूभाग में कोई भी निर्णय ले सके पूरी तरह से, इस क्षमता को, ये शर्त को कहा जाता है संप्रभुता। यानी कि अपनी जनता से संबंधित कोई भी निर्णय जनता से संबंधित कोई भी निर्णय किसको लेना चाहिए? सरकार को लेना चाहिए। सरकार को लेना चाहिए। और ये जो निर्णय लेने की शक्ति है, इसी को संप्रभुता कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी सरकार पर या हमारे राज्य पर कोई भी बाहरी या भीतरी दबाव ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनता हमारी है, तो उससे संबंधित निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ हमारा है, क्योंकि इसी जनता ने इस राज्य को ये शक्ति दी है, इसलिए इस राज्य को ही इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। ये एकदम स्वाभाविक सी बात है और इसी शक्ति को कहा जाता है संप्रभुता। तो जब हम कोई निर्णय लेंगे तो क्या होगा? या तो बाहर से भी दबाव पड़ता है, कोई दूसरा राज्य है, कोई दूसरा देश है, वो हमसे कहेगा नहीं आप ऐसा नहीं करना चाहिए, या भीतरी दबाव भी हो सकते हैं। जैसे कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो राज्य की विरोधी है, जो राज्य के विरोध में काम करती रहती हैं, तो वो भी दबाव डालती हैं कि आप ऐसा मत करो। तो इसका मतलब किसी भी तरह के दबाव में आए बिना जब राज्य या सरकार अपने लोगों के बारे में अपने भूभाग पर स्वतंत्र रूप से जब पूरी तरह से निर्णय ले सके, इसको हम कहते हैं कि वो राज्य कैसा है? संप्रभु है, उसके पास संप्रभुता है। कुछ लोग क्या है कि अभी मॉडर्न टाइम पर अभी कुछ लोग मानते हैं कि राज्य के तत्वों में एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ये भी होना चाहिए, इसको रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता या रिकॉग्निशन ये भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन देखो क्लासिकल डेफिनेशन जो है राज्य की, उसमें तो ये चार्ज नहीं ली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का मतलब क्या है? क्योंकि अब एक संस्था है यूएन, जिसमें दुनिया भर के देश लिस्टेड है, तो ऐसा माना जाता है भाई जब तक आप ये मान्यता ना दें या कोई और देश की मान्यता ना दें, तब तक किसी भी देश को या राज्य को हम राज्य नहीं मानेंगे। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग किसी को राज्य की मान्यता दे देते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे। तो इससे डिसाइड होना नहीं चाहिए। ये मिलता है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी ऐसी मान्यता है, भाई हमसे पूछो, सीधी बात ये है कि हमसे पूछो हम मान्यता देंगे, कोई देश माना जाएगा, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। तो ये सारा खेल है। अब आप समझे इसमें पॉपुलेशन, भूभाग, सरकार, संप्रभुता या पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, ये चार चीज़ें मेन हैं किसी भी राज्य को राज्य होने के लिए। अब खास बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अनिवार्य है चारों, ये वैकल्पिक नहीं है कि अगर कोई चीज़ गायब होगी इसमें से तो फिर आप उसको राज्य की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसका जैसे अगर सिंपल सा उदाहरण अगर मैं दूँ आपको, जैसे कि आपका तिब्बत है, तिब्बत के पास सरकार है, भले ही उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट इन एग्जाइल, गवर्नमेंट इन भारत में बनी हुई है, सरकार तो है, प्रधानमंत्री भी है और लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, लेकिन भूभाग नहीं है, भूभाग नहीं है। ये सब है, ये तो
संप्रभुता हम किसी केस में मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तिब्बत के लोग हैं उनके बारे में तो निर्णय कर सकते हैं, और सभी लोग मालूम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में ये भी नहीं है। तो इस केस में तिब्बत को हम राज्य नहीं मानेंगे, बल्कि ये तिब्बत चाइना का हिस्सा माना जाता है, सोच कर भी सकते हैं, और भारत ने इसको मान्यता दे रखी है। अच्छा, जैसे भारत की हम कंडीशन देखिए, बिफोर 1947 उस केस में क्या था, इंडिया एक कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी था भारत। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय 1947 से पहले हमारे बारे में निर्णय कौन लिया करता था, वायसराय। और वायसराय यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से कौन लेता था, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो क्या हम राज्य थे? नहीं, जो कॉलोनी थे। और हमारे पास संप्रभुता थी नहीं, हमारे पास गवर्नमेंट तो थी, लेकिन वायसराय के नाम पर क्या था, हमारे पास गवर्नमेंट थी, लेकिन और भूभाग भी था, भूभाग था, लोग थे क्या, लोग भी थे, जनता भी थी, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, और वो थी संप्रभुता, वो नहीं थी। इसलिए भारत भी उस समय का राज्य नहीं था। इसके अलावा अगला है ना सरकार के बारे में। सरकार, जैसे मैंने बताया कि राज्य की शक्तियों का उपयोग करती है, राज्य की जो व्यावहारिक अभिव्यक्ति है उसका नाम क्या है, सरकार। सरकार के बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, तभी ये सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है भारत के संविधान या भारत की राजव्यवस्था, उससे आएंगे। इसके लिए पहले सरकार की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। सरकार या गवर्नमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, गवर्नमेंट के अंग या सरकार के अंग या कहले ऑर्गन्स, किन चीज़ों को हम कहते हैं सरकार का हिस्सा है, या किन चीज़ों से मिलके सरकार बनी है। जैसे हमारे हाथ, पैर, शरीर, सिर, ये सब मिलके हमारा शरीर बनता है। जैसे गवर्नमेंट की चीज़ों से मिलकर बनती है। गवर्नमेंट में 3 चीज़ें होती हैं, पहला लेजिस्लेचर, जो कि कानून बनाएगा, क्योंकि राज्य चलाने के लिए क्या बनना है, कानून। फिर राज्य लोगों को नियंत्रित करेगा, लोगों को सहायता देगा, सुरक्षा देगा, सुविधाएं देगा। तो कैसे देगा, तो कानून बनाएगा, या फिर कोई नियम बनाएगा। तो सब काम कौन करता है, लेजिस्लेचर। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी या कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव में 2 आते हैं, या तो वो पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और दूसरा परमानेंट। क्या अर्थ है पॉलिटिकल का और परमानेंट का? पॉलिटिकल मतलब जो इलेक्टेड है, जो चुन के आए होते हैं, उनको हम कहते हैं, और जो सेलेक्टेड है, यानी जो जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, जो चुनाव जीत के आए हैं, वो होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब जो सेलेक्टेड है, यानी कि जो एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, यानी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में है, ये आता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तीसरा जो ऑर्गन है उसका नाम है जुडिशरी। तो पहले का नाम है लेजिस्लेचर, जो कानून बनाएगी। एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को लागू करवाएगा और नीतियों को लागू करवाएगा, वो कौन होगा, वो होगा हमारा एग्जीक्यूटिव। इसके बाद है जुडिशरी, जो कानून बने हुए हैं उसके तहत किसी के साथ न्याय अन्याय ये सब का निर्धारण कौन करेगा, कानून की व्याख्या कौन करेगा, वो करती है हमारी न्यायपालिका या जुडिशरी। तो ये अपने गवर्नमेंट के अंग है। अब नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट।